कहानी की शुरुआत होती है साल 2079 में, जहां हम अपने हीरो स्नो को देखते हैं, जो पहले CIA का एक एजेंट हुआ करता था। इस वक्त अमेरिका की एक हाई सिक्योरिटी जेल में सीक्रेट सर्विस का डायरेक्टर स्कॉट लैंगरल उससे पूछताछ कर रहा था। लैंगरल बार बार पूछ रहा था कि न्यूयॉर्क के उस कमरे में कर्नल के साथ क्या हुआ था, लेकिन हर सवाल के जवाब में स्नो कोई मजाक कर देता और हर एक मजाक की कीमत उसे जोरदार मुक्के खाकर चुकानी पड़ रही थी। अब कहानी समय में थोड़ा पीछे गई। यहाँ स्नो एक सस्ते से मोटेल के कमरे में था, जहाँ एक अनजान आदमी उसका गला दबा रहा था। मगर स्नो हार मानने वालों में से नहीं है, इसीलिए वो भी डटकर मुकाबला कर रहा था। तभी वो आदमी उसे जोर से टेबल पर पटकने लगा और तभी स्नो के फोन पर एक कॉल आई, जो उसके दोस्त मेस की थी। अब स्नो ने अपने सर से हमला करके उस आदमी को अपने ऊपर से हटा दिया और फिर तुरंत पलटकर वापस लड़ने लगा। दोनों ने लड़ते हुए कमरे में पूरी तरह तोड़ फोड़ मचा रखी थी। आखिरकार स्नो ने किसी तरह बंदूक छीनकर दुश्मन को गोली मार दी, जिसके बाद वो आदमी जमीन पर गिर पड़ा, जहां उसके साथ 2 और लाशें पड़ी थी। आखिरकार स्नो ने फोन उठाया। मेस ने टेंशन भरी आवाज में बताया कि तुझे चारों तरफ से घेर लिया गया है, जल्द से जल्द वहां से निकलना होगा तुझे। स्नो घुटनों के बल बैठकर कर्नल के पास गया। कर्नल ने अपना लाइटर उसके हाथ में दिया और कहा कि वो उनके हाथ नहीं लगना चाहिए। स्नो ने पास में पड़े ब्रीफकेस की तरफ देखा और कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर उसी पल कर्नल ने दम तोड़ दिया। अब स्नो ब्रीफकेस को उठाने ही वाला था कि बाहर सायरन की आवाज ने बता दिया कि पुलिस आ चुकी है। स्नो ने गद्दे का इस्तेमाल करके पुलिस वालों को चकमा दिया, उन्हें जोर से मारा और कमरे से निकलकर सीधा छत पर जा पहुंचा, जहां उसके पास कूदने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो सीधा नीचे जमीन पर जा गिरा और ब्रीफकेस भी उसके पास ही था। उसने तुरंत ब्रीफकेस उठाया और भागना शुरू कर दिया, क्योंकि पुलिस उसके पीछे पड़ चुकी थी। तभी उसे एक बाइक दिखी और बिना 1 सेकंड लगाए उसने वो चुरा ली। अब वो हाईवे पर फुल स्पीड में बाइक दौड़ा रहा था। इसी बीच उसे मेस का कॉल आया। उसने स्नो को सबवे पर मिलने को कहा और साथ ही फोन को तुरंत फेंक देने को कहा, क्योंकि पुलिस वाले उसे ट्रैक कर रहे थे। स्नो ने बिना देर किए फोन को गिरा दिया और उसी वक्त उसका पीछा कर रहा हेलीकॉप्टर अचानक धमाके से फट गया। फिर जैसे ही सबवे स्टेशन नजर आया, स्नो बाइक को सीधा अंदर ले गया और रेलवे ट्रैक पर गिरने से पहले वो बाइक से कूद गया। फिर वो दौड़ता हुआ स्टेशन के अंदर से गुजरा और प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर पहुंच गया, बिल्कुल उसी वक्त जब ट्रेन निकलने वाली थी। दरवाजे बंद होने से 1 सेकंड पहले उसने ब्रीफकेस को अंदर फेंक दिया, जिसे ऐन वक्त पर मेस ने पकड़ लिया। लेकिन तभी पुलिस पीछे से आई और उसे गिरफ्तार कर लिया। अब कहानी वापस आज के समय पर आई, यानी जब स्नो जेल में था। लैंगरल ने उसे बताया कि कर्नल को निगरानी में रखा गया था, क्योंकि वो स्पेस प्रोग्राम के सीक्रेट बेच रहा था। लेकिन यहीं स्नो का मानना था कि कर्नल तो उन सीक्रेट्स को बचा रहा था, मगर लैंगरल तो मन में सोच चुका था कि कर्नल को स्नो ने ही मारा है। जब स्नो ने इससे मना किया, तब लैंगरल ने मोटेल रूम का एक छोटा सा क्लिप दिखाया, जिसमें स्नो कर्नल के पीछे खड़ा बंदूक चला रहा था और कर्नल जमीन पर गिर गया। स्नो ने कहा कि सच ये नहीं है, पर लैंगरल अपनी आंखों से देखी चीज को कैसे झुकलाता। सवाल बढ़ते रहे, पर स्नो ने एक का भी जवाब नहीं दिया। तभी कमरे का दरवाजा खुला और एक नया ऑफिसर अंदर आया, जिसका नाम था हैरी शॉ। शॉ ने अब लैंगरल की जगह लेते हुए कहा कि आगे मैं संभालता हूँ। तब स्नो शॉ से कहने लगा कि मुझे एक चीज चाहिए, जो मैंने आखिरी बार ट्रेन में देखी थी। दोबारा एक फ्लैशबैक शुरू हुआ और हम देखते हैं कि मेस ट्रेन से उतरा और सीधा स्टेशन के लॉकर्स की तरफ गया, जहां उसने ब्रीफकेस को छुपा दिया। लेकिन किस्मत उसके साथ नहीं थी। एक पुलिस वाले ने लॉकर पर लगी हुई की चेन देख ली, जो मेस गलती से वहीं पर छोड़ गया था। मेस घबराकर वहां से निकलने लगा, लेकिन जल्दी में वो एक आदमी से टकरा गया। इस टक्कर से उसकी बंदूक हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई और अचानक से गोली चल गई, जो सीधा जाकर एक पुलिस वाले को लगी। जिसके बाद दूसरे ऑफिसर ने बिना देरी किए मेस को गोली मार दी और उसे पकड़ लिया। अब इंटेरोगेशन रूम में शॉ ने स्नो से पूछा कि उसका बैकअप साथी कौन था। स्नो ने जोर से कहा कि मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि तुम सीधा जाके अपने बॉस को बता दोगे। लेकिन इसके साथ साथ उसने टेबल पर पड़ी सिगरेट की राख से चुपके से मेस का नाम लिख दिया। अब शॉ पूरी बात समझ चुका था। उसने बिना ज्यादा दिखाए राख को साफ कर दिया और पूछताछ वहीं पर खत्म कर दी। इसके बाद हम प्रेसिडेंट की बेटी एमिली को देखते हैं। वो इस वक्त एक स्पेसशिप में कहीं जा रही थी। उसके साथ उसका बॉडीगार्ड हॉक और उसकी दोस्त कैथरीन भी थे। कुछ पुलिस वाले भी उनके साथ सफर कर रहे थे।
जिनमें जेल का वार्डन बार्न्स भी शामिल था। ये लोग MS-1 नाम की एक हाई सिक्योरिटी स्पेस जेल में जा रहे थे, जहां पर लगभग 500 कैदियों को रखा गया था और आज तक कोई बाहर नहीं निकला वहां से। बार्न्स ने बताया कि जब ये जेल पूरी तरह खुल जाएगी तो यहाँ पर 5 लाख अपराधियों को रखा जाएगा। बार्न्स ने समझाया कि MS-1 दुनिया की इकलौती ऐसी जेल है जहां आज तक ना तो मारपीट हुई है और ना दंगे, क्योंकि यहाँ पर कैदियों को खास टेक्नोलॉजी की मदद से सुला दिया जाता है। यही बात एमिली को परेशान कर रही थी। असल में रिपोर्ट आई थी कि स्टेटस नाम की इस टेक्नोलॉजी का लोगों के दिमाग पर असर पड़ता है, वो अपनी यादें तक भूलने लगते हैं। लेकिन बार्न्स ने कहा कि ये प्रेस वाले कुछ भी छापते रहते हैं मैम। उसने ये भी बताया कि जेल का डिफेंस सिस्टम बहुत आधुनिक हथियारों से लैस है। अब ये लोग आखिरकार अंदर पहुंच ही गए। मामूली सिक्योरिटी प्रोसीजर से गुजरने के बाद वो एलिवेटर से तीसरे फ्लोर पर गए। एमिली ने बार्न्स से पूछा कि क्या इस जेल का असली मकसद ये देखना है कि इंसान जब ज्यादा समय तक स्पेस में रहते हैं तो क्या होता है उनके साथ। जिस पर बार्न्स ने कहा कि मैम ये जेल मैंने नहीं बनाई, मैं बस यहाँ काम करता हूँ, मुझे इससे ज्यादा नहीं पता कुछ। फिर बार्न्स उन्हें वो कैदी दिखाने ले गया जो अपने स्टैसिस कैप्सूल में गहरी नींद में सो रहे थे। उसने बताया कि उनके लिए एक इंटरव्यू रूम तैयार किया गया है, लेकिन वहाँ पर हथियारों की इजाजत नहीं है। खैर हॉक ने फिर भी अपनी बंदूक पैंट के नीचे छुपा कर रखी। अब हम वापस से अर्थ पर स्नो को देखते हैं, जो अभी भी उस जेल के अंदर बंद है। लैंग्रल उससे मिलने आया और बताया कि तुम्हें MS-1 जेल भेजने की सजा सुनाई जा चुकी है। थोड़ी देर बाद उसे एक दूसरे कमरे में घसीट कर ले जाया गया, जहां पर उसे कोई इंजेक्शन लगाया जाने वाला था। इसी बीच MS-1 में एमिली की मुलाकात एक पागल और खूंखार कैदी हाइडेल से करवाई गई। एमिली ने उससे कुछ सवाल करने की कोशिश की, लेकिन हाइडेल उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। हॉक को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया और कैदी को कंट्रोल करने के लिए उसने उसका सर टेबल पर जोर से दबा दिया, लेकिन हाइडेल ने इस मौके का फायदा उठाया और हॉक की छुपी हुई बंदूक चुरा ली। हॉक को धक्का देकर उसने दीवार के एक हिस्से पर गोली चला दी, जिससे वहां पर एक जबरदस्त धमाका हुआ। इस धमाके से कमरे में मौजूद सब लोग हिल गए और हॉक बेहोश हो गया, मगर हाइडेल जरा सा भी नहीं घबराया। उसने अपने पैरों की जंजीरों पर गोली चलाकर खुद को आजाद किया और सीधा एमिली के पीछे भागा, जो पहले ही कमरे से भागने की कोशिश कर रही थी। हाइडेल ने उसके पैर में गोली मार दी, लेकिन एमिली ने बीच में दरवाजा बंद कर दिया और किसी तरह वहां से बच निकली। फिर हम स्पेस पुलिस के एक शिप को देखते हैं, जहां पर अलार्म बजने लगे थे और उन्हें MS-1 में लगी हुई आग की चेतावनी मिल चुकी थी। उधर एमिली कंट्रोल रूम में घुसी और एक साइंटिस्ट को छुपने को कहा और फिर वो खुद भी छुप गई, मगर जल्द ही हाइडेल भी उस कंट्रोल रूम में घुस आया। उसने अपनी बंदूक साइंटिस्ट पर तान दी और गुस्से में पूछा कि एमिली कहाँ है। साइंटिस्ट बहुत कंफ्यूज था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कोई जवाब न मिलने पर हाइडेल और भी भड़क गया। उसने साइंटिस्ट को जोर से धक्का दिया, जिससे वो कंट्रोल पैनल्स के बटन्स पर जा गिरा और गलती से कंट्रोल रूम एक्टिवेट हो गया। जैसे ही हाइडेल को समझ में आया कि क्या हुआ है, उसने तुरंत साइंटिस्ट को पकड़ लिया और उसे मजबूर किया कि सारे कैदियों को उनके कैप्सूल से आजाद कर दे। फिर जैसे ही काम खत्म हुआ, हाइडेल ने बिना हिचकिचाए उसे गोली मार दी। फिर वो ड्रामा करते हुए रूम से निकलने का नाटक करने लगा, लेकिन कुछ ही पलों बाद एमिली के सामने आ खड़ा हुआ। अब पूरी जेल में अफरा तफरी मच चुकी थी। जो कैदी अभी तक सो रहे थे वो अब आजाद होकर हर तरफ तोड़ फोड़ और दंगे करने लगे। वहीं एक कैप्सूल में हाइडेल का भाई एलेक्स भी था। जब गार्ड्स उसके पास से गुजरे तो उसने सोने का नाटक किया। जैसे ही गार्ड्स आगे बढ़े, वो अचानक पीछे से उन पर टूट पड़ा, उन्हें बेहोश किया और उनके हथियार चुरा लिए। इसी बीच इंटेरोगेशन रूम में हॉक होश में आ गया। उसे तुरंत समझ आ गया कि कुछ बहुत बुरा हो चुका है, इसीलिए उसने तुरंत लैंग्रल को मैसेज भेजा। उधर कंट्रोल रूम में हाइडेल ने एमिली को पकड़ लिया था। उसने एमिली को टेबल पर जोर से दबाया। वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। तभी एलेक्स वहां पहुंच गया, जो कैदियों के एक छोटे से ग्रुप का लीडर बन चुका था। उसने हाइडेल को रोका और कहा कि हमें पुलिस का सामना करना है, उसके लिए हमें हॉस्टेज चाहिए होंगे, हम इस लड़की को ढाल बना सकते हैं। उसी वक्त पुलिस ने कैदियों से संपर्क करने की कोशिश की। तभी एलेक्स ने स्क्रीन पर पुलिस स्पेसशिप्स को अपनी तरफ आते हुए देखा और वो समझ गया कि उन्हें घेर लिया गया है। अब हाइडेल ने एक और साइंटिस्ट को पकड़कर सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट करने को कहा, मगर साइंटिस्ट ने डर के मारे बड़ा सा रेड बटन दबा दिया, जिससे उस आधुनिक जेल के हथियार एक्टिवेट हो गए और उसने पुलिस की शिप्स पर ही फायरिंग शुरू कर दी। इसी दौरान लैंग्रल और शॉ व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट से मिलने गए और उन्हें MS-1 के हालात बताए।
प्रेसिडेंट अपनी बेटी को लेकर बहुत परेशान था, लेकिन एमिली के शरीर में लगी हुई एक चिप की वजह से उसे पता है कि अभी तो वो जिंदा है। वो डिवाइस हर वक्त एमिली के शरीर को ट्रैक करता है। अब लैंग्रेल वहाँ पर सीधा स्पेशल फोर्सेस को भेजना चाहता था, लेकिन शॉ ने कहा कि पहले थोड़ा सोच लेते हैं। उसने समझाया कि अगर फौजियों को भेजा गया तो एमिली की जान खतरे में पड़ सकती है। फिर उसने एक दूसरा प्लान बताया जिसमें सिर्फ एक आदमी ये काम कर सकता है। उसका सीधा इशारा स्नो की तरफ था, लेकिन जब उससे पूछा गया कि प्रेसिडेंट की बेटी को बचाने में मदद करोगे, तो उसने साफ तौर